हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम पढ़ेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में। 1989 में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991। दीज अमेंडमेंट एम्ड एट strengthening local government and ensuring an element of uniformity in their structure and functioning across the country। मतलब क्या होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम दो अमेंडमेंट करेंगे, 73rd 74th अमेंडमेंट होता है और कहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है पूरी जो कंट्री में, हम उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं उनके फंक्शनिंग में। ब्राज़ील का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट्स को क्रिएट किया, फेडरल, डिस्ट्रिक्ट्स एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स को क्रिएट किया। ईच ऑफ दीज इज असाइंड independent powers and jurisdiction, just as the republic cannot interfere in the affairs of the state except on grounds provided by the constitution। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है ब्राज़ील का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट्स को क्रिएट किया, फेडरल, डिस्ट्रिक्ट्स, म्यूनिसिपल काउंसिल को क्रिएट किया, हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी पावर दी गई है, हर एक का अपना जुरिस्डिक्शन है। एंड जो रिपब्लिक है इंटरफेयर नहीं करता इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स एक्सेप्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हो। जैसे देखिए घर पे भी क्या होता है, एक हाउस में बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं, तो सब फैमिली मेंबर को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, उनको अपना अपना टास्क असाइन कर दिया जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। ठीक है, ज़्यादा जो ओल्ड होते हैं उनको थोड़ा सा कम लेबर वाला काम, कम फिजिकल एक्टिविटी वाला काम दिया जाता है, यंग लोग ज़्यादा काम करते हैं। सो आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल्स। स्टेट्स को प्रोहिबिट किया कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते म्यूनिसिपल काउंसिल के अफेयर्स में। प्रोविजंस क्या करता है, लोकल जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद 1992 में क्या होता है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, पार्लियामेंट उसको पास करके लाते हैं। 73rd अमेंडमेंट इज अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। सो 73rd जो है वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में है। एंड जो 74th अमेंडमेंट है मेड द प्रोविजन, 74th अमेंडमेंट ने क्या बनाया, प्रोविजंस बनाया रिलेटिंग टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिकाज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो 74th भी लोकल गवर्नमेंट पे है बट ये अर्बन में है, और 73rd जो है वो विलेजेस लेवल पे है, राइट, विलेजेस लेवल पे। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1993 में फोर्स में आ जाते हैं। वी हैव नोटिस अर्लियर दैट लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट के अंडर में आता है। स्टेट्स फ्री है टू मेक देयर ओन लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, बट वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड स्टेट को अपने लॉज को चेंज करना पड़ा अबाउट लोकल बॉडीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस इन कन्फर्मिटी विद द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। दे वर गिवन 1 year's time for making necessary changes in their respective state laws in the light of these amendment। 73rd अमेंडमेंट का देखते हैं, एग्जामिन करेंगे चेंजेस ब्रोट अबाउट बाय द 73rd अमेंडमेंट इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, 3-tier स्ट्रक्चर। सो जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास 3 tier पंचायती राज स्ट्रक्चर है। एट द बेस इज द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कवर करता है एक विलेज या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेजेस। आई थिंक ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे अपना लेक्चर जहाँ से हमने कंटिन्यू करना। इट्स ओके, यहीं से पढ़ लेते हैं, रिविजन भी हो जाएगा। सो इंटरमीडिएट लेवल जो है उसको बोला गया ब्लॉक या फिर तालुका। दीज बॉडीज, इसको हम मंडल बोलते हैं या फिर तालुका पंचायत भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट लेवल बॉडी नीड नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्मॉलर स्टेट्स। सो ताल्लुक जो है, छोटे छोटे जो स्टेट्स है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको अननेसेसरी वहाँ पे लेके आए। एपेक्स पे
जिला पंचायत होता है जो हर एक रूरल एरिया को कवर करता है डिस्ट्रिक्ट्स के। अमेंडमेंट ऑल्सो मेड अ प्रोविजन फॉर द मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा वुड कंप्राइज ऑल द अडल्ट मेंबर रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द पंचायत एरिया। इट्स रोल एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय स्टेट legislation. Elections. All the three level of Panchayat Raj institution are elected directly by the people. टर्म जो है हर एक पंचायत बॉडी का वो 5 साल तक के लिए है। अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देती है पंचायत को बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5-year टर्म, फिर क्या होता है, फ्रेश इलेक्शन को 6 महीने के अंदर अंदर लेके आना है। ये भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में, इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। इंश्योर करता है एग्जिस्टेंस इलेक्टेड लोकल बॉडीज का। बिफोर द 73rd अमेंडमेंट इन मेनी स्टेट्स there used to be indirect elections to the district bodies and there was no provision for immediate elections after dissolution. रिजर्वेशन की बात करते हैं। 1/3 सीट्स हमने देखा था पंचायत इंस्टीट्यूशन में विमेन के लिए है। विमेन रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है फॉर ऑल द 3 लेवल्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। विमेन के अलावा अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है, लेकिन उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस के हिसाब से। अगर स्टेट फाइन करता है इट्स नेसेसरी, they can also provide for reservation for the other backward classes. So it is important to note that these reservation apply not merely to ordinary members in panchayats but also to the positions of chairperson or adhyakshas at all the 3 levels. Further, reservation of 1/3 of the seats for women is not merely in the general category of seats but also within the seats reserved for scheduled castes. So 1/3 reservation जो है वो विमेन कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए ही नहीं है, बल्कि जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स को एंड बैकवर्ड कास्ट्स को उनके लिए भी है। दिस मीन द सीट में बी रिजर्व साइमल्टेनियसली फॉर अ वुमेन कैंडिडेट एंड वन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ट्रांसफर देखते हैं सब्जेक्ट्स का। So 29 subjects है which were earlier in the state list of subjects are identified and listed in the 11th schedule of the constitution. These subjects are to be transferred to the Panchayat Raj institution. These subjects were mostly linked to the development and welfare functions at the local level. Actual transfer of these functions depend upon the state legislation. Each state decide how many of these 29 subjects would be transferred to the local bodies. ओके, नाउ आर्टिकल 243G की अगर हम बात करें, पावर्स के बारे में बताता है, अथॉरिटी के बारे में बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है पंचायत की। लेजिस्लेटर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ एंड ऑफ द पंचायत्स विद such powers and authority with respect to the matters listed in the 11th schedule. कुछ सब्जेक्ट्स हैं, देख लेते हैं एक नज़र डाल के। 11th शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं। एग्रीकल्चर आ जाती है, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। उसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, कल्वर्ट्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, poverty alleviation program, education including primary and secondary schools, technical training and vocational education, adult and non-formal education, libraries, cultural activities, markets and fairs, health and sanitation including hospitals, primary health centers, dispensaries, family welfare, women and child development, social welfare, welfare of the weaker sections and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribes, public distribution system. Okay, and provisions जो है 73rd अमेंडमेंट का were not made applicable to the area जो आदिवासी लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे इसको अप्लाई नहीं किया था, राइट। सो 1996 में क्या होता है, सेपरेट एक्ट को पास किया जाता है
जो एक्सटेंड करता है प्रोविजंस ऑफ द पंचायत सिस्टम टू दीज एरियाज। बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज हैव देयर ट्रेडिशनल कस्टम ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, स्मॉल वाटर रिजर्वर्स। Therefore, new act protects the rights of these communities to manage their resources in ways acceptable to them. उनके लिए भी जो है वो अमेंडमेंट आता है जिसमें वो अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। So, for this purpose, more powers are given to the Gram Sabhas of these areas, and elected village panchayats have to get the consent of the Gram Sabha in many respect. Idea behind this act is that जो local traditions है self government का should be protected while introducing modern elected bodies. This is only consistent with the spirit of diversity and decentralization. State Election Commission के बारे में, commissioners के बारे में देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना होता है जो रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेट लेवल पे इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, चाहे वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शंस ही क्यों ना हो। सो अर्लियर दिस टास्क वाज परफॉर्म्ड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन which was under the control of the state government. Now office जो है state election commissioners का autonomous है like the election commissioner of India. However, state election commissioner एक independent officer है and is not linked to, nor is this officer under the control of the election commission of India. Independent है। फिर आता है state finance commission. State government is also required to appoint a state finance commissioner 5 साल में एक बार। कमिश्नर क्या करे, कमीशन क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है लोकल गवर्नमेंट्स की स्टेट में। इट वुड ऑल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ये काम किसको दिया जाता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑन द अदर। सो दिस इनोवेशन इंश्योर्स दैट फंड्स का जो एलोकेशन है रूरल लोकल गवर्नमेंट्स में वो पॉलिटिकल मैटर नहीं होगा। फंड्स टू द रूरल लोकल गवर्नमेंट विल नॉट बी अ पॉलिटिकल मैटर। नाउ आता है हमारा 74th अमेंडमेंट। तो 74th अमेंडमेंट जो है डील करता है अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, जिसको हम नगर पालिका भी बोलते हैं। अर्बन एरिया क्या होता है? सो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई अ बिग सिटी लाइक मुंबई और कोलकाता, बट इट इज़ नॉट easy to say this about some very small urban areas that are somewhere between a village and a town. Census of India defines an urban area as having minimum population 5000 होनी चाहिए and at least 75% of male working populations engaged in non-agricultural occupations, and density of population of at least 400% per square kilometer. So ये क्राइटेरिया दिया गए हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर एरिया को हमें अर्बन बोलना चाहिए या फिर रूरल। एज पर 2011 सेंसस अबाउट 31% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। सो इन मैनी वेज the 74th amendment is a repetition of 73rd amendment except that it applies to urban areas. All the provisions of the 73rd amendment relating to direct election, reservation, transfer of subjects, state election commission and state finance commission incorporated as 74th amendment में भी and also नगर पालिका को भी अप्लाई करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको मैंडेटरी कर दिया था कि जो लिस्ट ऑफ फंक्शंस है स्टेट गवर्नमेंट से वो अर्बन लोकल बॉडीज को भी दी जाए। दीज फंक्शंस हैव बीन लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो वाले प्रीवियस लोकल बॉडीज पे कहाँ पे लिस्टेड है? 11th शेड्यूल में। इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट का। ऑल स्टेट हैव नाउ पास्ड अ लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द 73rd 74th amendment. So during the 10 years since these amendments came into force 1994 to 2004, most states have had at least 2 rounds of elections to the local bodies. जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान and few and others have in fact held 3 elections so far. So अगर हम बात करें today there are more
then 600 Jila Panchayat, about 6,000 block or intermediary Panchayat, and 240,000 Gram Panchayat in rural India, and over 100 city corporations, 1400 town municipalities, and over 2,000 Nagar Panchayats in urban India. More than 32 lakhs members are elected to these bodies every 5 years. Of these, at least 13 lakhs are women. And in the state assemblies and parliament put together, we have less than 5,000 elected representatives. With local bodies, the number of elected representatives has increased significantly. So 73rd 74th amendment अगर हम देखें, have created uniformity in the structures of Panchayati Raj and Nagarpalika institutions across the country. Presence of these local institutions is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people's participation in government. Provisions for reservation for women at the panchayats and nagarpalikas has ensured the presence of a significant number of women in local bodies, as this reservation is also applicable for the position of sarpanch and adhyaksha. Large number of women elected representatives have come to occupy these positions. At least 200 women adhyaksha hai jila panchayats mein, another 2,000 women who are president of the block और तालुका पंचायत, and more than 80,000 women सरपंच in ग्राम पंचायत. So यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है and you can see it. ये लोकल गवर्नमेंट के बारे में न्यूज़ को ही कैप्चर कर रहा है. So we also have 30 women mayors in corporations, over 500 women adhyakshas of town municipalities, and nearly 650 Nagar Panchayat headed by women. Women have gained more power and confidence by asserting control over resources. Their presence and these institutions has given many women a greater understanding of the working of politics. In many cases, they have brought a new perspective and a greater sensitivity to discussions at local bodies. In many cases, women were unable to assert their presence or were mere proxies for the male members of their family who sponsored their elections. Such instances, however, are becoming fewer. रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मैंडेटेड है. Most states have also made a provisions to reserve seats for backward castes also. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा बैकवर्ड कास्ट्स के लिए भी रिजर्वेशन है. एज द इंडियन पॉपुलेशन हैज 16.2% शेड्यूल कास्ट्स and 8.2% scheduled tribes. 6.6 lakh elected members in the urban and local bodies hail from these two communities, scheduled caste and scheduled tribe. So this has significantly altered the social profile of local bodies. These bodies have thus become more representatives of the social reality they operate within. Sometimes इसकी वजह से टेंशन्स भी आ जाती है. डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं, जो विलेज को पहले कंट्रोल कर रहे थे, वो नहीं चाहते कि उनकी जो पावर है वो वैनिश हो जाए. इससे इंटेंसिफिकेशन बढ़ गया है स्ट्रगल का पावर के लिए. बट टेंशन एंड स्ट्रगल इज नॉट ऑलवेज बैड. whenever there is an attempt to make a democracy more meaningful and give power to those who did not enjoy it earlier, तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन जो है वो होना ही है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट assigned as many 29 subjects to the local government. All these subjects are related to functions linked to local welfare and development needs. Experience with the functioning of local government in the past decade has shown that local government in India enjoy limited autonomy to perform the function assigned to them. Many states have not transferred most of the subjects to local bodies. This means that local bodies cannot really function in an effective manner. Therefore, entire exercise जो है
इलेक्टिंग सो मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सिर्फ सिंबॉलिक ही है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है. सो सम पीपल क्रिटिसाइज भी कर रही हैं लोकल बॉडीज के फॉर्मेशन को, बिकॉज दिस हैज नो चेंज द वे इन विच डिसीजंस आर टेकन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. People at the local level do not enjoy much powers of choosing welfare programs or allocation of resources. बोलीविया की देखते हैं. बोलीविया frequently cited है one of the most successful cases of democratic decentralization in Latin America. 1994 में क्या होता था? Popular participation law decentralized power to the local level, allowing for the people popular elections of mayors, dividing the country into municipalities and crafting a system of automatic fiscal transfers to the new municipalities. Bolivia is divided into 314 municipal government. These government in Bolivia are headed by popularly elected mayors, president, municipal and municipal council cabildo. Local elections occur nationwide every 5 years. ये कहानी है बोलीविया की. बोलीविया की जो लोकल गवर्नमेंट है हैव बीन इंटरेस्टेड विद बिल्डिंग लोकल हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. बोलीविया में 20% ऑफ नेशन वाइड टैक्स कलेक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग म्यूनिसिपैलिटीज ऑन a per capita basis, while these municipalities may levy taxes on motor vehicles, urban property and large agricultural properties. Fiscal transfer provides the bulk of the operating budget for these units. लोकल बॉडीज के पास बहुत ही कम फंड है अपना खुद का. डिपेंडेंस जो है लोकल बॉडीज का on the state and central government for financial support has greatly eroded their capacity to operate effectively. While rural local bodies raise करती हैं 0.2% of the total revenue collected, they account for 4% of the total expenditure made by the government. So they earn much less than they spend. That makes them dependent on those who give them grants. So conclusion यही है. एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट अभी भी कंटिन्यू है टू बी एजेंसीज इम्प्लीमेंटिंग द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. हमने जब ज़्यादा पावर दी लोकल गवर्नमेंट की, मीन्स दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पावर को लोगों के द्वारा शेयर करा जाना. चाहे वो लोग गांव में हो, अर्बन लोकेलिटीज में हो, उनके पास पावर होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि कौन सी पॉलिसीज, कौन सी प्रोग्राम्स उनको एडॉप्ट करने की ज़रूरत है. आपने स्टडी करा था पहले भी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन पावर का एंड गिविंग मोर एंड मोर पावर टू द पीपल. The laws about local government are an important step in the direction of democratization. But the true test of democracy is not merely in the legal provisions, but in the practice of those provisions. मतलब यही नहीं है कि सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी ये बताती है कि उनको जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं वो एक्चुअली में डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में उस चीज़ को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट का इंटरफेरेंस है, राइट. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये हो जाता है ख़त्म. लेक्चर पसंद आ रहे हैं, लाइक करे बिना मत जाइए प्लीज़. आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए. थैंक यू सो मच.